जय हिंद साथियों। विश्व के इतिहास से यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत ही उपयोगी वीडियो और आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। यदि ये पीडीएफ दोस्तों आप सभी को चाहिए, जो नोट्स आप सभी को ये बनाकर दिया गया है, तो पीडीएफ आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को दी गई है। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व इतिहास से पुनर्जागरण के बारे में। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? इटली के फ्लोरेंस नगर से। चलिए अगला पॉइंट याद रखिएगा, इटली के महान कवि दांते, जो कि 1260 से लेकर 1321 तक इनका टाइम पीरियड रहा था, को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो आपसे पूछेगा पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? इटली के महान कवि दांते को। और इस दांते का जन्म दोस्तों फ्लोरेंस नगर इटली में हुआ था, याद रखिएगा। और भारत में जो पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है वो राजा राममोहन राय को माना जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा, दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। तो डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा? दांते ने। कौन सी भाषा में लिखा था? टस्कन में। ठीक है, चलिए इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया था। तो ये भी पूछ सकता है, स्वर्ग और नरक की यात्रा का वर्णन दांते ने किस महाकाव्य में, फिर काव्य में किया था? तो वो किया था डिवाइन कॉमेडी में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो वो था पेट्रॉक। ठीक है, दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का श्रेय इनको गया, पेट्रॉक को। और पेट्रॉक का टाइम पीरियड था यानी जन्म से लेकर मृत्यु, तो वो था 1304 ईस्वी से 1367। पेट्रॉक को मानववाद का संस्थापक भी माना गया। यह इटली का निवासी था। तो आपसे पूछ सकता है मानववाद का संस्थापक कौन था? तो आप कहेंगे इटली का निवासी पेट्रॉक। अगला पॉइंट, इटालियन गद्य का जनक या कहानीकार किसे माना जाता है? तो इटालियन गद्य का जनक या कहानीकार बोकेसी को माना जाता है, जिसका टाइम पीरियड था 1313 से लेकर 1375 तक। ठीक है, अगला कहानीकार बोकेसियो की डेकामरान प्रसिद्ध पुस्तक है। तो आपसे पूछेगा डेकामरान किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो आप कहेंगे बोकेसियो की। अगला पॉइंट, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। और मैकियावेली की एक प्रसिद्ध रचना है दोस्तों द प्रिंस। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड है 1469 से लेकर 1567। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। तो यही पूछेगा मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? द प्रिंस। अगला पॉइंट देखते हैं, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक दोस्तों मैकियावेली को माना जाता है। अगला पॉइंट, पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारियों की कृतियों में मिलती है। तो वो कलाकार कौन कौन थे? लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। चलिए इनके बारे में वो अलग अलग पढ़ते हैं। लियोनार्डो दा विंची, यह एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। यह एक चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। अगला पॉइंट है इसी से, लियोनार्डो दा विंची द लास्ट सपर। आपसे पूछेगा द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर जो चित्र हैं इनके रचयिता कौन थे? तो वो थे लियोनार्डो दा विंची, और इसी के लिए ये प्रसिद्ध थे। अगला पॉइंट हम देखेंगे, माइकल एंजेलो भी दोस्तों एक महान मूर्तिकार और चित्रकार था। तो ये पूछ सकता है माइकल एंजेलो कौन था? तो एक अद्भुत मूर्तिकार और चित्रकार था। अगला पॉइंट है द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन, ये किसकी प्रमुख कृतियां हैं? तो द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन ये माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अगला है दोस्तों पॉइंट, सीस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा चित्र बनाए गए थे। तो आपसे पूछेगा सीस्तान के गिरजाघर में किसके द्वारा चित्र बनाए गए थे, तो आप कहेंगे माइकल एंजेलो के द्वारा। दोस्तों इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को वरीयता दी गई है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। अगला पॉइंट और आपके एग्जाम के लिए काफी खास है। राफेल जो था, रानी राफेल जो था दोस्तों, ये भी एक इटली का चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट, ठीक है, जीसस क्राइस्ट माता मैडोनिटा का चित्र है। ठीक है, माता मैडोना का एक चित्र है जो कि किसका एक प्रसिद्ध चित्र है, तो ये है राफेल का। ठीक है, ये इटली का एक चित्रकार था। अगला, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है, तो चित्रकला का जनक था दोस्तों जिटायो या फिर जियाटो। ठीक है, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक था जियाटो। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस था। ठीक है, तो पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, हॉलैंड के इरासमस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फिली, ठीक है, द प्रेज ऑफ फिली किसकी पुस्तक है, हॉलैंड के इरासमस की। ठीक है, इसमें व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन पर ईसाई धर्म की कृतियों पर प्रहार यानी जो प्रहार है वो किया गया है। अगला पॉइंट, इंग्लैंड के लेखक जो है दोस्तों टॉमस मूर, इन्होंने अपनी पुस्तक यूटोपिया, तो एक पॉइंट क्लियर हो गया, यूटोपियो किसकी पुस्तक है, इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर की, और इसमें आदर्श समाज का एक चित्र प्रस्तुत इन्होंने किया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, मार्टिन लूथर ने जर्मनी भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। तो आपसे पूछेगा जो जर्मनी भाषा है इसमें बाइबल का अनुवाद किसने किया है, तो आप कहेंगे मार्टिन लूथर ने। अगला पॉइंट है, रोमियो एवं जूलियट ये किसकी कृति है, तो ये शेक्सपियर की दोस्तों अमर कृति है, और शेक्सपियर इंग्लैंड के दोस्तों एक कवि थे। ठीक है, जिनकी प्रसिद्ध कवि मतलब कृति है रोमियो एवं जूलियट। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इंग्लैंड के रोजर बैकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। तो आपसे पूछेगा आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, रोजर बैकन को। अगला पॉइंट देखिएगा, पृथ्वी सौर्य मंडल का केंद्र है, यानी पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कॉपरनिकस ने किया था, और सूर्य की खोज भी दोस्तों पोलैंड निवासी कॉपरनिकस ने ही की थी। अगला पॉइंट देखिएगा, गैलीलियो जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था, 1560 से लेकर 1682 तक इनका टाइम पीरियड था। तो गैलीलियो ने भी दोस्तों कॉपरनिकस के सिद्धांत का ही समर्थन किया था। अगला पॉइंट, जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला या केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे, और इन्होंने ही गणित की सहायता से यह बताया था कि जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य ग्रह कितने हैं दोस्तों, जो ग्रह हैं वो है 8, सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध। ठीक है, सूर्य एक तारा है ना कि ग्रह है। अगला पॉइंट देखिएगा, न्यूटन ने दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के यानी ग्रेविटी के नियम को दिया था। ठीक है, इन्होंने जो न्यूटन का कार्यकाल था, टाइम पीरियड था, वो था 1682 से 1726। ठीक है, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया था। अगला पॉइंट है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो आप कहेंगे 16वीं शताब्दी में हुई थी। इससे अगला पॉइंट, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था, तो मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था, और इसने बाइबल भाषा का जर्मनी में अनुवाद किया था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत दोस्तों इंग्लैंड में हुई थी। तो आपसे पूछ सकता है धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई, इंग्लैंड में हुई थी। अगला पॉइंट देखिएगा, जॉन विक्लिफ, ठीक है, जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन को प्रातःकालीन का तारा कहा जाता है। इसके अनुयायी लोडार्ड्स कहलाते थे। ठीक है, तो जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है, और इसके अनुयायी लोडार्ड्स थे। नेक्स्ट, अमेरिका की खोज ठीक है, यानी क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। ठीक है, और अमेरिगो वेस्पुसी इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। तो अमेरिका का नाम अमेरिका किसके नाम पर पड़ा, तो अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर, और ये इटली के थे। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था, तो प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
समुद्री मार्ग से संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला विश्व का पहला व्यक्ति था मैगलन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, 15वीं शताब्दी के अंत में कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया था, याद रखिएगा। ठीक है, रेड इंडियन दोस्तों अमेरिका की जो मूल निवासी हैं, मूल जाति है वहाँ की। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में रखी गई थी। तो किसके काल में? जेम्स प्रथम के शासनकाल में। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के मुताबिक खत्म हो गई थी। अगला पॉइंट तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अमेरिका की जो लड़ाई थी आज़ादी की, वो किस संधि के द्वारा खत्म हुई? पेरिस की संधि के मुताबिक 1783 में। ठीक है, क्रांति के बाद जन्मे नए अमेरिका ने गणतंत्रवाद, जनतांत्रिक संघवाद और संविधानवाद जैसे राजनीतिक आदर्शों को दुनिया के समक्ष रखा। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका वासियों का नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अगला पॉइंट है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो वो था दोस्तों बॉस्टन टी पार्टी की घटना या चर्चा। अगला, बॉस्टन जो टी पार्टी थी दोस्तों, इसके नायक कौन थे? तो बॉस्टन की चाय पार्टी के नायक थे सैमुअल एडम्स। ठीक है, याद रखिएगा, सैमुअल एडम्स थे। अगला, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक जॉर्ज वॉशिंगटन थे। तो नायक पूछे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जॉर्ज वॉशिंगटन, जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को। तो 4 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, और 1776 को इसको आज़ादी मिली थी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद अमेरिका में लिखित संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ। यह दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान था। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, और सबसे कठोर संविधान किसका है दोस्तों? तो वो है सऊदी अरब का। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले अमेरिका में हुई। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है जहां राज्य का अपना कोई धर्म ना हो। अगला पॉइंट देखिएगा, विश्व में सर्वप्रथम प्रजातंत्र की स्थापना करने के कारण अमेरिका को आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाने लगा। ठीक है, याद रखिएगा। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्य को समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, क्रांति द्वारा अमेरिकी जनता को ऐसी सामाजिक व्यवस्था प्राप्त हुई जो मानवीय और मानवता फिर समानता के सिद्धांतों पर आधारित थी। ठीक है, अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित कर दिया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दासों के आयात को कब अवैध घोषित किया गया? 1808 में। अब्राहम लिंकन 1860 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। अगला पॉइंट, अमेरिका में दक्षिण और उत्तरी राज्यों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई? 12 अप्रैल 1861 को दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत हुई। एक हो गया उत्तरी अमेरिका, दूसरी हो गया दोस्तों दक्षिणी अमेरिका। 12 अप्रैल 1861 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है, 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया? अब्राहम लिंकन ने। कब किया? 1 जनवरी 1863 को। अगला पॉइंट, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों अब्राहम लिंकन का है। अगला, जॉन फिकलीज बूथ ने 4 मार्च 1865 को अब्राहम लिंकन की हत्या की थी। तो इब्राहिम लिंकन की हत्या कब हुई? 4 मार्च 1865 को। किसने की? जॉन विकलीज बूथ ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमेरिकी गृह युद्ध 26 मई 1865 को समाप्त हो गया। याद रखिएगा। शुरुआत कब हुई थी? 1861 में गृह युद्ध की, और समाप्त कब हुआ? 1865 में। अभी अगला पॉइंट है, अमेरिका फेलोशिपल, ठीक है, फेलोसोफिकल सोसाइटी की नींव किसने डाली? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला पॉइंट, 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था? वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख इन्होंने आत्मसमर्पण अपना कर दिया था। अगला, अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिण कैरोलिना राज्य से हुई। इसी युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हुआ।
ठीक है, तो याद रखिएगा दक्षिण कैरोलिना राज्य से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। अगला पॉइंट, लैंगिक समानता सुनिश्चित करने का प्रयास हुआ इसके माध्यम से। अमेरिका की क्रांति ने पूंजीवाद के मार्ग को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो आपसे पूछेगा अमेरिका की क्रांति ने किसके मार्ग को प्रस्तुत किया, तो आप बताएंगे पूंजीवाद के मार्ग को। चलिए अगला दोस्तों जानते हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में। फ्रांस की क्रांति जो हुई थी दोस्तों वो लुई सोलह के शासनकाल में 1789 ईस्वी में हुई थी। तो 2-3 क्वेश्चन बन गए। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। किसके काल में हुई? ये हुई थी लुई सोलह के काल में। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की प्रमुख देन थी। तो आपसे पूछ सकता है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता का नारा किसकी क्रांति की देन थी? तो फ्रांस की क्रांति की। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्तील के कारागृह के मुख्य द्वार को तोड़कर बंदियों को मुक्त करा दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तब से देश 14 जुलाई को ठीक है 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मॉन्टेग्यू एवं दूसरे जैसे दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान था। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। याद रखिएगा, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे? नेपोलियन को माना जाता है। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। तो नेपोलियन ने फ्रांस का सम्राट खुद को कब घोषित किया? 1804 में। ठीक है, नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता था। ठीक है, नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया था जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता था। 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन के जीवन का अंत हो गया। इस युद्ध में उसे पराजय मिली। तो वाटरलू का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा वाटरलू का युद्ध। अगला, रूस का आक्रमण नेपोलियन के पतन का कारण बना था। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि भाई नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? रूस का आक्रमण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में बात करते हैं। इंग्लैंड में वर्ष 1603 ईस्वी में स्टुअर्ट राजवंश का शासन प्रारंभ हुआ था। तो 1603 ईस्वी में किसका? स्टुअर्ट राजवंश का। अगला, 1642 से लेकर 1649 तक हुए 7 वर्षीय गृह युद्ध के पश्चात चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दे दी गई एवं चार्ल्स द्वितीय को राजगद्दी सौंप दी गई। तो 7 वर्ष का गृह युद्ध चला था 1642 से 1649 तक। ठीक है, इसी के द्वारा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दे दी गई थी और चार्ल्स द्वितीय राजगद्दी पर बैठा था। अगला पॉइंट, चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद जेम्स द्वितीय शासक बना था तथा जेम्स द्वितीय की निरंकुशता एवं अत्याचारों के फलस्वरूप 1688 ईस्वी में शक्तिहीन क्रांति हुई। बिना किसी खून खराबे के जनता अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल रही। तो आपसे पूछे इंग्लैंड की क्रांति कब हुई? 1688 में। यह शक्तिहीन, रक्तहीन क्रांति थी जिसमें बिना एक रक्त की खून बहाए पूरी क्रांति हो गई थी, इसलिए इस क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति कहा गया। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्च सत्ता स्थापित हुई थी। चलिए अब बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। अगला पॉइंट है दोस्तों औद्योगिक क्रांति से उत्पाद के क्षेत्र में मशीनों और वास्तु की शक्ति के प्रयोग से जो व्यापक परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों के फलस्वरूप जो लोगों के जीवन पद्धति एवं उनके विचारों में जो मौलिक परिवर्तन हुए उसे इतिहास ने औद्योगिक क्रांति दोस्तों कहा गया है। अगला, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई क्योंकि अधिक उपनिवेशकों के कारण उसके पास कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। याद रखिएगा। अगला पॉइंट, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां पर हुई? इंग्लैंड में। ठीक है, याद रखिएगा। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत और इसे आगे बढ़ाने में विभिन्न वैज्ञानिकों ने, आविष्कारों ने दोस्तों योगदान दिया था। ठीक है, विभिन्न तरह के प्रकार के एशिया के देशों में जापान में आधुनिक उद्योगों का सर्वप्रथम विकास हुआ। तो एशिया के देश जापान में आधुनिक उद्योगों का विकास सर्वप्रथम हुआ था। चलिए जर्मनी के बारे में बात करते हैं, जर्मनी के एकीकरण के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? बिस्मार्क को, जो प्रूसिया के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। ठीक है, 19वीं सदी में जर्मनी अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा था जिसमें प्रूसिया सबसे शक्तिशाली राज्य था। अगला पॉइंट,
जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना जगाने का श्रेय नेपोलियन को जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछ सकता है जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना जगाने का श्रेय किसे जाता है? नेपोलियन को। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने किया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच जर्मनी साम्राज्य पर ऑस्ट्रेलिया का आधिपत्य था। ठीक है, याद रखिएगा। 1815 से 50 के बीच किस पर? जर्मनी साम्राज्य पर ऑस्ट्रेलिया का आधिपत्य था। चलिए, जर्मनी के एकीकरण के क्रम में प्रशा को डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस से युद्ध करना पड़ा था। याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट फ्रांस एवं प्रसार। ठीक है, फ्रांस प्रचार एवं प्रसार, सॉरी, फ्रांस एवं प्रसार के लिए सेडान का युद्ध। फ्रांस एवं प्रसार के लिए सेडान का युद्ध 1817 ईस्वी में हुआ। युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका था। जर्मनी के एकीकरण के बाद प्रशा का राज्य विलियम प्रथम जर्मन का सम्राट बना था। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण के बाद कौन बना था? प्रशा का राजा विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट बना था। अगला इटली का एकीकरण पढ़ रहे हैं हम। अब पढ़ रहे हैं इटली का एकीकरण। 19वीं सदी के प्रारंभ में इटली कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, बैठा था, जिसमें सबसे शक्तिशाली राज्य दोस्तों सार्डिनिया था। ठीक है, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। यह कथन जोसेफ मेजनी का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दिया जाना चाहिए। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, सबसे बड़ा बाधा क्या था? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? ऑस्ट्रिया की वियना। ठीक है, याद रखिएगा। तो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। मैजनी के अतिरिक्त काउंट काबूर और गैरीबाल्डी को भी इटली के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, इटली का एकीकरण काउंट काबूर ने, यानी काबूर ने 1871 ईस्वी में किया। तो इटली का एकीकरण काउंट काबूर ने किया था 1871 ईस्वी में। इसी वर्ष रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया था। रोम को, रोम नहीं है, यह है रोम। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, रोम को घोषित किया गया था संयुक्त इटली की राजधानी। नेपोलियन को इटली की एकता का जन्मदाता माना जाता है। तो आपसे पूछ सकता है इटली की एकता का जन्मदाता कौन था? तो नेपोलियन था। चलिए, रूसी क्रांति के बारे में हम बात कर लेते हैं। रूसी क्रांति, रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई, जिसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। तो रूस की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने। कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। ठीक है, क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था भाई? 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो क्रांति का तत्कालीन, सॉरी, वो तो पानीपत का युद्ध था। जो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 में हुआ था और 1914 से लेकर 1918 तक चला था। वो पानीपत का पहला युद्ध था। 1526, 1556 दूसरा और 1761 तीसरा। ठीक है, क्रांति का तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। 7 मार्च 1917 को रूस में क्रांति का प्रथम विस्फोट हुआ। विद्रोहियों ने रोटी रोटी का नारा लगाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। इस क्रांति की फलस्वरूप रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। कौन सी क्रांति? रूस की जो क्रांति थी ना, इस क्रांति के फलस्वरूप रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। रूस की क्रांति में कार्ल मार्क्स की विचारधारा का प्रभाव था। तो आपसे पूछ सकता है किसका प्रभाव था रूस की क्रांति में? कार्ल मार्क्स की विचारधारा का। अगला, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने नारा दिया विश्व के मजदूरों एक हो। तो आपसे पूछेगा विश्व के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। तो लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की? 1921 में, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी। इसका तत्कालीन कारण था, पूछा जाता है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्नांडिंड बेसेनिया की राजधानी में की गई हत्या। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका तत्कालीन कारण था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का। अगला, यह युद्ध 4 वर्षों तक लड़ा गया, अर्थात 1918 तक चला तथा कुल मिलाकर इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों 37 देशों ने भाग लिया था। इस विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 भागों में बटा हुआ था, एक मित्र राष्ट्र एवं एक धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया।
इनमें जो शामिल अन्य देश थे वो थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और इटली, ये जर्मनी की तरफ थे। वहीं मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश शामिल थे। इटली दोस्तों बाद में धुरी राष्ट्रों से अलग होकर मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया था, याद रखिएगा। रूस की क्रांति के बाद रूस भी दोस्तों युद्ध से अलग हो गया था। रूस की क्रांति हुई, रूस भी युद्ध से अलग हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 18 जून 1919 को पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिससे 27 देशों के नेताओं में दोस्तों, यानी जिसमें 27 देशों के नेताओं ने भाग लिया था 18 जून 1919 को, ठीक है। 18 जून 1919 को पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ था, पेरिस फ्रांस में। 19 जून 1919 को मित्र राष्ट्रों ने पराजित जर्मनी के साथ काफी अन्यायपूर्ण वर्साय की संधि की, जिससे पूरे विश्व को लगभग 20 वर्ष बाद फिर से एक विश्व युद्ध में दोस्तों झेल दिया, यानी कि फिर से एक विश्व युद्ध करना पड़ा था, याद रखिएगा। तो दूसरा विश्व युद्ध आ गया, ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध जो कि मतलब उसमें ढकेला गया था। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई। इसमें 61 देशों ने भाग लिया था और इसका कारण था जर्मनी द्वारा पोलैंड पर किया गया आक्रमण, ठीक है। यह युद्ध 6 वर्षों तक चला था। 14 अगस्त 1945 को दोस्तों जापान के आत्मसमर्पण के बाद यह युद्ध समाप्त हुआ। तो 1 सितंबर 1939 से 14 अगस्त 1945 को यह समर्पण हुआ था, यानी समापन हुआ था इसका जापान के आत्मसमर्पण के बाद। इस युद्ध में दोस्तों एक और सोवियत रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, चीन तथा अन्य राष्ट्र थे। वहीं दोस्तों इन्हें मित्र राष्ट्र कहा जाता था। दूसरी ओर जर्मनी, जापान तथा इटली थे, जिन्हें धुरी राष्ट्र कहा जाता था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, तो पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एवं अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के समय। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर पैडमेड एवं 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर दोस्तों लिटिल बॉय नामक एटम बम गिराए थे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इस युद्ध में हुए विध्वंसक परिणामों को देखते हुए विश्व में शांति की स्थापना हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता हुई। अतः 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की दोस्तों स्थापना हो गई, जो सभी को कंट्रोल करता है, सभी युद्ध जैसे मामलों को दोस्तों ये कंट्रोल करता है। तो ये संपूर्ण विश्व के इतिहास से दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो थी, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा खास थी। आगे भी दोस्तों टॉपिक वाइज टॉपिक आप सभी को हम वीडियोज़ प्रोवाइड कराते रहेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। फिलहाल थैंक यू एंड बाय बाय।